हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ सी टेट के प्रीवियस जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए इससे पहले एक वीडियो और डाली हुई है, उसको भी देखिएगा। अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर, सबसे लंबा सांप कौन सा है वर्ल्ड में पाया जाने वाला? वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। कौन सा है? रेटिकुलेटेड पाइथन। ये सबसे लंबा सांप है। लेकिन अगर हम भारी की बात करें तो ये तीसरा भारी सांप है। ये थर्ड नंबर का हैवीएस्ट स्नेक है। इसके पहले जो दो स्नेक हैं वो है, एक तो सबसे भारी स्नेक अगर वर्ल्ड में बात करें तो वो है ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा सबसे भारी सांप है। और दूसरा है हमारा बर्मिस पाइथन। कौन सा है? बर्मिस पाइथन। ये हमारा दूसरा सबसे भारी सांप है। तो आपको लंबा स्नेक पता चल गया, रेटिकुलेटेड पाइथन है। भारी सांप अगर आपसे कोई पूछे तो वो है ग्रीन एनाकोंडा, ठीक है। और दूसरे नंबर का भारी सांप बर्मिस पाइथन और थर्ड है रेटिकुलेटेड पाइथन। वहीं अगर मैं भारत में 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं जो भारत में, वो कौन कौन से हैं? 4 जहरीले सांप पाए जाने वाले भारत में, इनको किस नाम से जाना जाता है? बिग 4। बिग 4 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है इंडियन कोबरा। कौन सा है? इंडियन कोबरा। और कौन सा है? कॉमन करैत। कॉमन करैत, ठीक है, कॉमन करैत। एक है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर। और एक है हमारा 100 स्केल्ड वाइपर। एक है 100 स्केल्ड वाइपर। तो ये 4 हैं सबसे ज़्यादा जहरीले सांप भारत में। इंडियन कोबरा, कॉमन करैत, रसल्स वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, ठीक है। ये जहरीले सांप हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज, योगा क्यों किया जाता है? ये क्या करता है? इट कीप्स पीपल हेल्दी। ये पीपल्स को क्या रखता है? हेल्दी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी थी? वो करी थी एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स को कहते हैं चेचक। चेचक, ठीक है। तो चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ठीक है। और हम अब थोड़ा सा आपके ऑप्शंस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। कब की? पेनिसिलिन की खोज करी थी। पेनिसिलिन क्या थी? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। और उसकी खोज किसने करी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है। अच्छा, एडवर्ड जेनर का तो पता ही चल गया, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी थी, ठीक है। अब हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। रॉबर्ट कोच जो हैं उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ टीबी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टीबी, फादर ऑफ टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक बीमारी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको काली खांसी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, ठीक है। टीबी, और टीबी डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। और जो हैं रॉबर्ट कोच, उन्होंने क्या क्या किया था? जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है ना, एंथ्रेक्स किसके अंदर होती है? कैटल्स के अंदर, पशुओं के अंदर एक एंथ्रेक्स नाम की डिसीज़ होती है। तो इन्होंने उसके टीके की खोज की थी। उसके बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया क्या है उसका? उसका है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। एंथ्रेक्स एक डिसीज़ है जो कि कैटल में होती है, पशुओं में होती है।
और वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है और उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो इन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्हें नोबल और इन्हें एक जो आपका ये है नोबल प्राइज़ 1905 में इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था 1905 में, नोबल प्राइज़ मिला था इन्हें। ठीक है, किसके लिए, नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन, नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन। ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1905 में। किसको, रॉबर्ट कोच को। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है ना, वो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ना, तो वो किससे ट्रांसमिट होती है, एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन तक। ये कैसे, एक इन्फेक्टेड पर्सन, इसको कोई परेशानी है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो ये मलेरिया नाम की जो बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है, तो जो इसका प्रोटोजोआ जो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होता है, एक मच्छर के द्वारा, एक मॉस्किटो के द्वारा। और कौन सा मॉस्किटो होता है वो होता है एनाफ्लीज मच्छर। ये एक मादा मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है एनाफ्लीज मच्छर। तो इन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से होता है। समझ आ गया आपको? तो रॉबर्ट कोच के बारे में आपको सारा कुछ पता चल गया, क्लियर है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया जो मलेरिया वाला, ये रोनाल्ड रोस ने बताया था, रोनाल्ड रोस ने बताया था ये। ठीक है, जो ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ये रोनाल्ड रोस ने बताया था। फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा एक ऑप्शन बच गया था ना, तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होता है, वो होता है एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से। ये बताया था रोनाल्ड रोस ने बताया था, क्लियर है? को रॉबर्ट कोच आपको समझ आ गया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ टीबी कहा जाता है, और इन्होंने जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है उसके जो बैक्टीरिया की खोज करी थी। ठीक है, और इन्होंने जो कोलेरा है, हैजा, ठीक है, उसके भी बैक्टीरिया की इन्होंने खोज की थी। कोलेरा जो हैजा है उसके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इन्हें 1905 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी थी ना, तो उसके लिए इन्हें मेडिसिन में पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़। तो रोनाल्ड रोस का भी आपको क्लियर, रॉबर्ट कोच का भी समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो फूड को सुरक्षित करने के काम आते हैं, जिससे फूड को बचाते हैं। तो एक तो सोडियम बेंजोएट होता है, एक केमिकल तो सोडियम बेंजोएट है, और एक केमिकल और होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी आपका क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तो केमिकल्स हैं। बाकी कुछ और भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे शुगर डाल दी जाती है, क्या डाल दी जाती है, शुगर ऐड कर दी जाती है, सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है फूड के अंदर, ऑयल ऐड कर दिया जाता है, विनेगर मतलब सिरका ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फूड को बचाने के लिए। एक पाश्चुरीकरण एक विधि होती है, क्या होती है, पाश्चुरीकरण एक विधि होती है, इससे भी प्रिजर्व किया जाता है। इसमें दूध को पहले गर्म कर दिया जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है, ठीक है, और उसको फिर पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। लुईस पाश्चर ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स हैं और भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, जो यीस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो यीस्ट होता है वो होता है एल्कोहल बनाने में, शराब का निर्माण करने में। जैसे आपने शुगर ले ली, शुगर, ठीक है, उसके ऊपर आपने यीस्ट का एक्शन करवाया। किसका एक्शन करवाया, यीस्ट का। ठीक है, शुगर को कहाँ रखना है, लिक्विड मीडियम में,
शुगर को कहाँ रख दिया? लिक्विड मीडियम में। शुगर को आपने लिक्विड मीडियम में रख दिया और उसके ऊपर एक्शन ऑफ यीस्ट करवाया, ठीक है, तो वो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एल्कोहल में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने पाश्चराइजेशन प्रोसेस की डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी। फर्मेंटेशन की भी लुईस पाश्चर ने ही करी थी 1857 में। फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी थी वो भी किसने करी थी? लुईस पाश्चर ने 1857 में। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? वो होता है कि शुगर को जब लिक्विड मीडियम में रख दिया जाता है, फर्मेंटेशन इज डन बाय एक्शन ऑफ यीस्ट ऑन द शुगर इन लिक्विड मीडियम। और जो शुगर होता है ये कहाँ से मिलता है हमें? शुगर मिलता है ग्रेन से, जो जैसे अनाज होते हैं, बार्ले हो गया, बाजरा, ठीक है, और आपका वीट हो गया, गेहूँ, आपके राइस हो गए, चावल, क्रस्ड फ्रूट हो गए, क्रस्ड फ्रूट जूस हो गया, क्रस्ड फ्रूट जूस हो गया, इनसे क्या मिलता है? हमारा शुगर मिलती है। समझ आ गई? तो शुगर से एल्कोहल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? वो कहलाता है फर्मेंटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ आ गया है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से रिलेटेड है, ऐसे राइबोसोम किससे रिलेटेड है? राइबोसोम है आपका प्रोटीन से रिलेटेड। जो राइबोसोम होते हैं उन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाते हैं किससे? जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनसे क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। पावर हाउस मतलब ये जो एनर्जी होते हैं ये एनर्जी बनाते हैं। ये जो एनर्जी चाहिए होती है सेल के अंदर, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, उनके लिए जितनी भी एनर्जी की नीड होती है वो कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से आती है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब जो ये एनर्जी जो ये देते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जो एनर्जी सेल को दी जाती है, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है वो एनर्जी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी स्टोर होती है और उन मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एटीपी। समझ आया? उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? एटीपी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस में उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, उनको एटीपी कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफोसल्फेट, ठीक है ना, ट्राइफोसल्फेट, एडिनोसिन ट्राइफोसल्फेट। समझ आ गया? तो ये है आपकी एटीपी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ये थ्योरी है ना, जो पूरी थ्योरी है, इसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं आपकी साइड बाय साइड, साइंस की क्लासेस थ्योरी के लिए, ठीक है। पूरी थ्योरी आपकी पढ़ाई जा रही है साइंस मास्टर 0112 चैनल पर। तो आप वहाँ से अपनी थ्योरी कवर करते हुए चलें, ठीक है। उसकी सीरीज़ भी आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। तो इस चैनल को साइंस मास्टर 0112 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपका बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। ये वीडियोस आपके सीटेट के क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, सीटेट के एग्जाम्स के लिए, ओके। तो आई होप आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज
2 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी की नोटेशन होती है, न्यू कहते हैं इसको। वो क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, न्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को n से करते हैं और टाइम को t से करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, न्यू इक्वल्स टू n बाय टी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 2 हर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें निकालने हैं, हाउ मैनी, तो n की जगह n ही पुट कर देंगे। टाइम की जगह 16 सेकंड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 2 जा 32 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएंगे। समझ आ गया, तो 16 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे, 32 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे। ओके, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। देखो, जो सोडियम मेटल होता है ना, जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। अगर उसको एयर में रख दिया जाए, ठीक है, तो वो जलने लगता है, बर्न होने लगता है। ठीक है ना, तो सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव होता है लेकिन सोडियम के जितना नहीं होता। ठीक है, मैग्नीशियम भी होता है। पोटेशियम मेटल होता है वो भी बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, उसको भी मिनरल ऑयल में रखा जाता है, मिनरल ऑयल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, ताकि वो एयर्स के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो वो फिर रिएक्ट करता है। क्लियर है, और ऐसा ही एक नॉन मेटल है फॉस्फोरस। ये एक नॉन मेटल है, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एयर में अगर इसको छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत। तो इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, उसको रखा जाता है आपका मिनरल ऑयल में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एंटी एसिड। जब भी आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा हो गया हो, पेट के अंदर अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। और भी आपका जैसे AlOH थ्राइस, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी किसकी तरह यूज़ होता है, एंटा एसिड की तरह ही ये यूज़ होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड। देखो, जब जो मेटल होते हैं, मेटल जब मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, उस टाइम पे भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर इसके पास आप मैच स्टिक लेकर आएंगे, माचिस की तिल्ली, तो वो एकदम से जलेगी और कैसी आवाज़ निकालती है, पॉप साउंड, एकदम से बहुत तेज आवाज़ निकालती है। ठीक है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो कैसी आवाज़ निकालती है, पॉप साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। देखो, फोर्स क्या होती है, जैसे आपका ये बॉक्स रखा हुआ है, आप इसको धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होती है फोर्स। फोर्स क्या होती है, जो पुश और पुल करती है, या तो खींचती है, खींचने में जो बल लगता है, या फिर धकेलने में जो बल लगता है, उसको फोर्स कहते हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट, और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट।
कांटेक्ट फोर्स वो होती है जहाँ आप टच होते हो, जैसे आपकी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब आप बल लगाते हो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, आप किसी बॉक्स को धकेल रहे हो या फिर आप किसी बॉक्स को खींच रहे हो, तो वहाँ आपकी मसल्स यूज़ हो रही हैं, मांसपेशियाँ आपकी यूज़ हो रही हैं, आप उसके टच में हो बॉक्स के में, आप हाथ लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उसके टच में हो। तो ये हो गया, जैसे आपकी ये हुई, मैंने अभी बताया आपका मस्कुलर फोर्स हो गई, ठीक है। या फिर फ्रिक्शन फोर्स जो होती है, फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स। और आपकी स्प्रिंग, आप इस स्प्रिंग को खींचते हो, ठीक है, ये आपकी कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ये तो है कांटेक्ट फोर्स। अगर आप नॉन कांटेक्ट की बात करते हो तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस पे लगती है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो हो गई, ये मैग्नेट्स पे लगती है, ठीक है। और आपकी जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल, ये बॉडीज़ पे लगती है, मासेस मतलब मास पे लगती है, ये जो बॉडीज़ होती हैं उन पे लगती है। और हो गई जैसे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हो गई, ठीक है। तो ये है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स। और ये है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर, फ्रिक्शनल और स्प्रिंग फोर्स। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें थर्ड की जगह 2 दिया हुआ है, पर इसमें थर्ड आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है और मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। जो डायबिटीज होती है, जो मधुमेह की बीमारी होती है, शुगर, जब जिसमें शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, वो किस हार्मोन की वजह से, किससे हार्मोन से कंट्रोल की जाती है, वो करी जाती है इंसुलिन हार्मोन से। किससे, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि से, पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि से। क्लियर है। और आपका जो होता है थाइमोसिन, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, थाइमस ग्रंथि से। थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, थाइमस ग्रंथि से, ठीक है। इसके अंदर थाइमोसिन जो हार्मोन होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। जब लिम्फोसाइट मतलब जो थाइमोसिन, इसकी वजह से ही जब ये नहीं होता है, थाइमोसिन हार्मोन जब सीक्रेट होना बंद हो जाता है, तभी क्या आता है, बुढ़ापा आता है। क्या आता है, तभी बुढ़ापा आता है। जब थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है तब बुढ़ापा आता है। क्लियर। थाइमस ग्रंथि से निकलता है। एड्रेनलाइन हार्मोन निकलता है एड्रेनल ग्रंथि से, एड्रेनल ग्लैंड से। ये जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर, अगर किसी को डर लग रहा है, फियर है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, एड्रेनालाइन हार्मोन निकालती है। क्लियर। थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, जो गले के पास होती है ना, वॉइस बॉक्स के पास होती है, जो गले में होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये कब जरूरी है, जब फ्रॉग अंडे देता है ना, जब फ्रॉग एग देता है तो उस पानी में थायरोक्सिन हार्मोन होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब उस पानी में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। क्लियर। तो फ्रॉग के एग को मैच्योर होने के लिए, उसके बच्चों मतलब लार्वा से एडल्ट बनने के लिए, उसका जो लार्वा है उससे एडल्ट बनने के लिए किस हार्मोन की ज़रूरत होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये कहाँ से मिलता है, आयोडीन से मिलता है। क्लियर। और थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। देखो, जो पेट्रोलियम जो होता है वो पेट्रोल नहीं होता है। ये जो मैं लिख रही हूँ आपके सामने, ये सब उससे मिलते हैं। पेट्रोलियम को जब रिफाइनिंग करी जाती है, पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है, शुद्धिकरण उसका किया जाता है, एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होता है, डिस्टिलिएशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन जब होता है तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम के अंदर वो सब अलग अलग हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उस बॉइलिंग पॉइंट पर अलग निकल जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, कैरोसिन है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है जो मशीनों में लगाया जाता है ना, तेल लगाया जाता है, ग्रीस वगैरह लगाई जाती है जो, ठीक है, वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का काम करता है। तो ये सब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। ये सब क्या है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है फिर? ये नहीं है, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? ये नेचुरल गैस से मिलता है, नेचुरल गैस से। जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, जब नेचुरल गैस को प्रेशर के साथ में कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो उस टाइम पे बनती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनती है। समझ आ गया? तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? सीएनजी नहीं है। जहाँ पेट्रोलियम मिलता है ना, समुद्र के नीचे, समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। समुद्रों में क्या होता है? पानी होता है। तो पानी के ऊपर होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो तेल होता है ना, ठीक है। पेट्रोलियम होता है पानी के ऊपर और उससे ऊपर होती है नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये समुद्र के अंदर से मिलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक में क्या होता है? रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो खतरे में हैं, मतलब जो खत्म होने वाली हैं, वो स्पीसीज रेड डाटा बुक के अंदर होती हैं, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं? जो खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो गई हैं, जो जैसे डायनासोर, ठीक, किसी भी कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से जो खत्म हो चुकी हैं। फ्लोरा क्या होती है? फ्लोरा होती है वनस्पति जात। क्या होती है? वनस्पति जात। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ जो वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। फौना कहा जाता है प्राणी जात को। फ्लोरा किसे कहा जाता है? प्राणी जात को। ये वही किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पाए जाने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जंतु हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? फौना कहा जाता है। क्लियर है? तो फ्लोरा वनस्पति जात, फौना प्राणी जात। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, वाई आर द सोल्स ऑफ शूज ट्रीडेड? ठीक है, जो जूतों के जो नीचे सोल होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके, घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही तो हम चल पाते हैं। हम जो रुक पाते हैं अपनी मर्जी से, कहीं हम रुक रहे हैं, कहीं हम चल रहे हैं, वो किस वजह से हो पाता है? फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। जो डिस्टिल वाटर होता है ना, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई मिनरल नहीं होता, कोई उसमें मिनरल नहीं होता, ठीक है, कोई उसमें सॉल्ट नहीं होता, कोई उसमें मिनरल नहीं होता, तो वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो वैसे तो कहते हैं ना, पानी में हाथ डालोगे तो करंट लग जाएगा, अगर वहाँ से लाइट पास हो रही है कहीं से और आप अगर गीले हो तो आपको करंट लग जाता है पानी से, है ना। लेकिन अगर वो पानी डिस्टिल वाटर है, ठीक है, तो उसमें आपको करंट नहीं लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। तो व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ द अबव। ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? तो जब अगर आप इस डिस्टिल वाटर की जगह प्योर वाटर भी यूज़ करते हो, प्योर वाटर जो होता है उसमें भी कोई सॉल्ट नहीं होता, कोई भी सॉल्ट नहीं होता, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब वो भी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगर आपने प्योर वाटर ले लिया और उसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया, मान लो आपने प्योर वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया, नमक मिला दिया आपने, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है, उसमें से लाइट पास होने लगेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देयर इज अ, देखो
देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट। मिनिमम लिमिट तो कुछ नहीं होती करंट की। देखो कोई वायर है, उसमें से कितना भी करंट फ्लो कर सकता है, कम से कम तो ऐसा कोई उसका लिमिट नहीं होता कि भाई 5 एम्पियर ही करेगा, 2 एम्पियर नहीं कर सकता। मिनिमम की कोई वो नहीं होती कि 5 एम्पियर कर सकता है, ठीक है, या 2 एम्पियर कम से कम कर सकता है, 1 एम्पियर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मिनिमम की कोई, लेकिन मैक्सिमम लिमिट की एक रेंज, एक मैक्सिमम एक लिमिट होती है कि भाई इतने से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक करंट की एक देखो कभी कभी आप क्या, जैसे कभी कभी ज़्यादा कहते हैं ना, लाइट आ गई, बहुत ज़्यादा लाइट आ गई भाई, तो कई बार बल्ब फूट जाते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ्रिज फ्यूज़ हो गया, मतलब ख़राब हो गया है, तो वो मतलब अगर उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो उसमें सेफली फ्लो नहीं करता है वो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए ना सर्किट के अंदर फ्यूज़ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्यूज़ लगाया जाता है। वो फ्यूज़ क्या करता है, जैसे उसकी अगर वोल्टेज उसकी 1000 वोल्ट तक, वो 1000 वोल्ट का अगर वो फ्यूज़ है, ठीक है, और उस सर्किट में से अगर 1005 वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है, वो वोल्टेज उसमें से फ्लो कर रही है, तो ये फ्यूज़ ना मेल्ट हो जाएगा। ये फ्यूज़ क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और सर्किट को बीच में से तोड़ देता है। ये सर्किट है, ये वायर लगी हुई है, यहाँ बीच में एक फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है। फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज उसमें से जाएगी, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट को फ्लो करने की, ठीक है ना। फ्यूज आर इंसर्टेड, फ्यूज, ये सारे करेक्ट है, इसमें से नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है, इसमें से तो नॉट करेक्ट बताना है ना आपको, तो ये है आपका नॉट करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। देखो साइक्लोन जो चक्रवात होते हैं, ठीक है, जो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये तो होता है वेस्ट वाला, वेस्ट कोस्टल एरिया, समुद्र के पास वाला जो एरिया है वेस्ट कोस्टल, यहाँ पर तो क्या है, अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। और जो इधर वाला जो एरिया है वो है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट यहाँ पर कौन सा है आपका, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है यहाँ। तो यहाँ जो यहाँ आपके यहाँ ज़्यादा चक्रवातों से यहाँ ज़्यादा अफेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा कहाँ है, पोरबंदर तो इधर की साइड है, गुजरात में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, मुंबई भी महाराष्ट्र में है तो ईस्ट में ही है, गोवा भी आपका ईस्ट में ही है, तो ये ही आपका पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, ये वेस्ट वाले कोस्ट पे है। ये कहाँ है, वेस्ट वाले कोस्ट पे। जो अरब सागर है उसमें कम चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, क्योंकि जो अरब सागर है उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्डर होता है, बहुत ठंडा, और चक्रवात आने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, मतलब उस जगह का, ठीक है। तो अरब सागर का पानी ज़्यादा ठंडा होता है। क्लियर है? तो बंगाल की खाड़ी जो वेस्ट पे है, जो ईस्ट पे है, उसमें ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। तो ये उड़ीसा में है ना, तो यहाँ कहीं, तो वो आपका उड़ीसा में है, इसलिए वो वेस्ट पर है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट होगा चक्रवात से। क्लियर? अब द चेंजेस इन सीजन, देखो मौसम में जो बदलाव आते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, अर्थ के ऊपर, वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि जो अर्थ की जो एक्सिस है ना वो झुकी हुई है, टिल्ट है, वो अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है वो झुकी हुई है, अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करें, वर्टिकल प्लेन में तो वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, वर्टिकल प्लेन में तो 23.5 डिग्री है वो। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऑर्बिट प्लेन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या कहते हैं, ऑर्बिट प्लेन भी बोलते हैं, वहाँ वो झुकी हुई है 66.5 डिग्री। तो जो सीजन्स होते हैं, जो मौसम जो आता है बदलाव में, वो किस वजह से आता है, क्योंकि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है, टिल्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो ऐसा ही नहीं केवल अर्थ पर ही सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं,
जिनकी भी एक्सिस टिल्ट है उन सब पर सीजन्स चेंज होते हैं, मौसम का बदलाव होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 कॉलम गिवन है, ठीक है, कॉलम ए बी, ये आपको मैच करने हैं। ठीक है, देखो कैनोपी क्या होती है, जंगलों में ना बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनकी वो पेड़ सारे मिलके छत जैसी बना देते हैं, रूफ बना देते हैं, उसको कहते हैं कैनोपी। तो ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो एक छत जैसा निर्माण कर देती हैं। ठीक है, डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो गले सड़े को गला देते हैं, मतलब जो डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, फंगी हैं, ये सब किसका काम करते हैं, डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है गला सड़ा, जैसे डेड प्लांट हो गए एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है ना। प्रोक्यूपाइन क्या होता है, प्रोक्यूपाइन एक जीव है, शाही जीव, जिसके ऊपर ना कांटे कांटे से होते हैं। ठीक है, एक वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर है ये, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर कांटे कांटे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोक्यूपाइन होता है। समझ आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देखिए क्या है, देखो फर्स्ट का क्या है, फोर्थ है, फर्स्ट का होगा आपका फोर्थ, तो ये है आपका लास्ट वाला ऑप्शन है आपका इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन कुछ भी रह गई है तो कहाँ बताना है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपके लिए कुछ और देना है सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस चैनल को साइंस मास्टर 0112 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें फॉर फर्दर वीडियोज़ नोटिफिकेशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद